हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं और उस टॉपिक का मैं एक बार लोगो आपको दिखा देता हूं। मैं आपको अभी इस वीडियो में दो शेयर्स बताने वाला हूं जो नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बन सकते हैं। यानी कि उनमें इतना पोटेंशियल मुझे लगता है। अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि वो आने वाले फ्यूचर में एचडीएफसी बैंक जैसा परफॉर्म कर सकते हैं और अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को एचडीएफसी बैंक ने जैसे बहुत ही धुआंधार परफॉर्मेंस अपने लॉन्ग रन में दिया, उस तरह का प्रदर्शन ये दोनों बैंक्स भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड एक और बात, कल ही के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, एक हिडन स्टॉक मैंने बताया था जिसमें राकेश झुनझुनवाला बैक्ड ये कंपनी है। उस कंपनी का मैंने कल ही के दिन वीडियो रिलीज किया था। आप इस वीडियो को जाकर भी जरूर देखें एंड मैं आपको लिंक जो है ऊपर आई बटन पे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो इस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है और भविष्य में एक बहुत बड़ा धमाका इस सेक्टर में भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड थोड़ा बोरिंग सेक्टर भी है ये। तो आप इस वीडियो को जाकर जरूर एक बार देख लेना। तो चलिए आज की वीडियो की हम बात कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है हमें दो ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो एक मल्टी बैकर बन सकते हैं एचडीएफसी बैंक की तरह। एंड सॉरी, मैं एक डिस्क्लेमर देना भूल गया कि इन दोनों स्टॉक्स की जो मैं बात करने वाला हूं, ये कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट मैं वीडियो आपके लिए स्टडी पर्पस के लिए बनाने जा रहा हूं। तो प्लीज कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार कंसल्ट करें, ताकि आपको अच्छे से वो गाइड कर सकें। और आपको हमेशा जो एडवाइस है सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे थे हम। अगर इसका आप लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो क्या खूबसूरत चार्ट पैटर्न है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा धूम धड़ाकेदार रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। लगभग लगभग ऑल टाइम के रिटर्न्स, आप 31,000% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा के इसने दिया और एक बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर रहा था ये अपने जमाने का। हालांकि आज भी ये बैंक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल से देखें तो काफी इन्वेस्टर्स इससे थक चुके हैं कि ये चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। इसका ना चलने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि एक तो एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर हुआ था वो एक मेगा मर्जर था और चीजें सेटल डाउन होने में, वो भी इतने दो बड़े, एक इतनी बड़ी एक एनबीएफसी और इतना बड़ा बैंक जब आपस में मर्ज होता है तो चीजों को स्मूथ होने में कुछ टाइम तो जरूर लगने वाला है। और आप देख भी सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 13 सवा 13 लाख करोड़ का है, जो कि बहुत ही बड़ा बैंक है ये। तो इसलिए ये चलेगा भी उसी हिसाब से, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा हाथी है। तो हाथी जिस प्रकार से स्लो स्लो चलता है, ये वैसे ही चलने वाला है। तो बाकी इसके अगर आप देखें प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट देखिए इसका, इस कंपनी का प्रॉफिट क्या शानदार रहता है हमेशा से। ईयरली छह, एक टाइम पे 6,000 करोड़, 87, 10,000 करोड़, 27,000, 31, और इस टाइम पे तो बैंक लगभग लगभग 65,000, 71,000 करोड़ पे के प्रॉफिट तक ये कंपनी पहुंच चुकी है। तो ऐसे शेयर से आप उम्मीद नहीं रखते कि ये आपको भविष्य में जैसे इसने रिटर्न दिए वैसे ही अभी भी कमा के दे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही बड़ी लार्ज कैप मेगा बैंक है, इंडिया की नंबर 1 बैंक है मार्केट कैप के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो हम जो दो शेयर की मैं बात करने जा रहा हूँ वो ऑलरेडी थोड़े से रिस्की तो होंगे ही होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़े शेयर्स जो है छोटे भी होंगे, तभी उनमें इतनी बड़ी ग्रोथ आ सकती है। क्योंकि जब कंपनी एक टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है तो उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा कम हो जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठे रहते हैं। तो आज मैं जो बैंक्स की दो बात करने जा रहा हूँ वो दोनों ही मिड एंड स्मॉल टाइप के बैंक्स हैं और दोनों ही काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं अभी तक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है उस कंपनी का नाम है फेडरल बैंक लिमिटेड। फेडरल बैंक की बात करें तो आप इसका भी लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देख सकते हैं कि इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 19,000 करोड़ के रिटर्न, 19,000 के परसेंट के रिटर्न सॉरी दे चुका है। और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 210%, 210 रुपए पे ट्रेड कर रहा है अभी। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी हमें प्राइस को देख के किसी भी शेयर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा बैंक मैं बताने जा रहा हूँ उसका शेयर प्राइस थोड़ा सा महंगा है। तो आपको प्राइस के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। आपको कंपनी की वैल्यू देखनी चाहिए, कंपनी का परफॉर्मेंस देखना चाहिए, कंपनी के ब्रांड वैल्यू हर चीज देखनी चाहिए, उसके बाद ही उसको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो सबसे पहला बैंक है हमारा फेडरल बैंक। अगर पिछले एक साल एक दिन की बात करें, आज के दिन 2% ऊपर है, 5 दिन की 7, 7.5, एक महीने में 9%, एक साल की बात करें तो 44% के रिटर्न, 5 साल की बात करें तो 140% के रिटर्न, एंड मैक्सिमम देखें तो 19,000% के रिटर्न है। और कंपनी जो है 51,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी हुई है। उसके बाद कंपनी की कुछ चीजें देख लेते हैं, और ये कंपनी जो है गोल्ड फाइनेंस में भी है, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट और है, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी सेफ्टी भी ज्यादा होती है। तो आइए बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये कैसे कैसे काम करते हैं। ये 2022 का डेटा है, 24 का, इनको देखने का ज्यादा मतलब नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं रिटेल बैंकिंग। तो देखिए एचडीएफसी जो बैंक है उसका सबसे बड़ी ताकत क्या थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी रिटेल बैंकिंग। और ये बैंक भी रिटेल बैंकिंग में काफी अच्छे से काम करता है। और आप देख ही सकते हैं सेगमेंट ब्रेकअप में अगर आप देखें तो रिटेल का 57 से 57.5% की हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी नहीं सॉरी, सेगमेंट जो ब्रेकअप जहां पे ये धंधा करते हैं उसमें उसकी बात कर रहा हूँ। तो रिटेल से ये 57% का बिजनेस करते हैं, कॉर्पोरेट से 26%, ट्रेजरी से 14-15%। तो ये जो रिटेल है ये हार्ट है इस कंपनी का भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 50% से ज्यादा ये रिटेल से बिजनेस करते हैं। उसके बाद लोन किस किस तरह के बांटते हैं, हाउसिंग, अगेन ये एक और सेफ्टी है, यहाँ पे हाउसिंग लोन देते हैं 43-44% के, पर्सनल लोन 5-6% के आसपास, ऑटो लोन 12-12.5%, अदर्स 13, लैब 19-19.5% के। उसके बाद लोन ब्रेकअप भी देख सकते हैं, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एलाइड, एडवांसेज टू इंडस्ट्री सेक्टर एलिजिबल एज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इंडिया में सारा बिजनेस है इनका। तो उसके बाद गोल्ड लोन में भी देख लेते हैं। तो गोल्ड लोन में भी इस कंपनी काफी अच्छा मार्केट शेयर है। अगर गोल्ड लोन की मार्केट शेयर की बात करें तो मुथूट फाइनेंस इसमें लीडर है, लेकिन वो एक एनबीएफसी। अगर हम ओनली बैंक देखें तो उन बैंक्स में अगर आप देखें तो फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो फेडरल बैंक का मार्केट शेयर देखिए लगभग 12% का मार्केट शेयर है गोल्ड लोन में। ओनली मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ। अगर एनबीएफसी को हम हटा देंगे, ऊपर दोनों एनबीएफसी है, तो गोल्ड लोन में नंबर 1 जो बैंक है, ओनली बैंक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो वो फेडरल बैंक है। 12-12.5% का मार्केट शेयर है, जो कि काफी हेल्दी मार्केट शेयर है इनके पास भी गोल्ड लोन में। उसका बैंक ऑफ बड़ौदा है, आरबीएल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक भी है। तो कंपनी की हम थोड़े से नंबर्स वगैरह देख लेते हैं कि किस प्रकार के, मार्केट कैप 51,000 करोड़ का है। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख लेते हैं बैंक के, उसमें जो ये जो पी वगैरह है, ये ज्यादा बेटर पैरामीटर नहीं होते जज करने के लिए, ज्यादा अच्छा पैरामीटर होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि 1.69 है। आई थिंक ठीक ठाक ही प्राइस टू बुक वैल्यू है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है, अच्छी खासी है। उसके बाद कंपनी के थोड़े से पेयर कंपैरिजन में आप देख ही सकते हैं, एचडीएफसी 13 लाख करोड़, फेडरल बैंक एकदम 51,000 करोड़। तो अगर बाकी आईसीआईसी भी देखें तो 8 लाख करोड़। तो इसके पास जो है ना बहुत बड़ा स्कोप है ग्रो करने के लिए। और वैसे भी इंडिया में बैंकिंग सेक्टर की डिमांड आने वाले टाइम पे, क्योंकि बिजनेसेस को अगर आपको ग्रो करना है तो आपको लोन वगैरह लेने ही पड़ते हैं। और ये बैंक भी आपको मैंने दिखाया है कि रिटेल में ज्यादा फोकस्ड रहती है ये भी, और ऊपर से गोल्ड लोन में भी अच्छा मार्केट शेयर है। तो दो प्लस पॉइंट है इनके पास, और काफी अच्छी बैंक है, 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद क्वार्टरली नंबर्स थोड़े बहुत हम देख लेते हैं। इस बार के ही सबसे पहले हम नजर मार लेते हैं। तो सेल्स जो थी 7,000 करोड़ की थी, जून में 6,728 थी, एक साल पहले 5,791 थी। सीधा हम प्रॉफिट पे जंप कर लेते हैं। प्रॉफिट जो था सितंबर 2023 का 1,007 था, और इस बार का 1,115, और 3 महीने पहले था 1,047। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि बैंक ने ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ही अच्छा शानदार परफॉर्मेंस दिखाया था इस बार के रिजल्ट में। और यहाँ पे एनपीए का नंबर नहीं है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एनपीए जो था इस बार, ग्रॉस एनपीए जो था इनका 2.09 था, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छा है। और बैंकों के कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो 2.27 का 2.09 हुआ, कम ही हुआ। और एनपीए कम होना एक बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। उस जगह पे भी ये बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। ईयरली नंबर्स की बात करें 2013 से डेटा है, 853, 850, 1,058, 486, 867, 935, 1,318, 1,590, 1,680, 1,996, 3,210, 3,964, 4,226 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि इस बैंक में कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा शानदार है, काफी अच्छे से ग्रो करता आ रहा है ये अपने प्रॉफिट को।
और वैसे भी हमें कंपनी को जब भी एनालाइज करना चाहिए, उसके प्रॉफिट वगैरह जो लॉस स्टेटमेंट देखने चाहिए, वो हमें कम से कम 5 साल का एवरेज परफॉर्मेंस देखना चाहिए। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल की भी बात करें तो बैंक ने कभी भी प्रॉफिट को डाउन होने ही नहीं दिया है। 2018 से हमेशा ग्रो ही करते रहे हैं। एक बार भी प्रॉफिट नीचे आया ही नहीं है इनका। तो ये सबसे बड़े, फाइनेंशियल मार्जिन की बात भी करें तो इस बार तो सबके ही मार्जिन इंपैक्ट रहे थे, लेकिन फिर भी इस कंपनी के मार्जिन जो देखें काफी अच्छे, स्टेबल 10% के आसपास है, काफी अच्छे मार्जिन। फाइनेंसिंग मार्जिन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 10% के आसपास है, काफी अच्छे हैं। उसके बाद रिजल्ट वगैरह तो देखने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ये बैंक है, इनका तो काम ही किसी से लोन उठाना और किसी को लोन देना है। तो इनकी बैलेंस शीट में तो कर्जा आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम सीधा डायरेक्ट बात कर लेते हैं। सितंबर का है, एफआईएस के बाद 27% है, डीआईएस के बाद भी बहुत ही मोटी हिस्सेदारी है, 40-47% के आसपास की। पब्लिक के पास 25-25.5% की हिस्सेदारी। तो काफी वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस बैंक का भी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बैंक है, फेडरल बैंक। तो ये बैंक भी भविष्य में एचडीएफसी बैंक जैसा भागने का दमखम रख सकती है। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये एचडीएफसी बैंक को हरा देंगे, ये नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि किनके अंदर पोटेंशियल है कि वो एचडीएफसी जैसे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को भविष्य में दे सकते हैं। हाँ, भविष्य में हो सकता है कि ये एचडीएफसी बैंक को भी हरा दे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उसके जैसा जो परफॉर्मेंस है वो ये बैंक जरूर दे सकती है आने वाले भविष्य में। तो ये था हमारा पहला स्टॉक, जिसका नाम है फेडरल बैंक। तो आइए बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक है हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंक एक रिस्की बैंक है, क्योंकि ये अभी जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लेकिन आई थिंक मेरे को डेट तो याद नहीं है, ठीक से टाइम याद नहीं है, लेकिन इन्होंने आरबीआई में अर्जी डाली हुई है कि वो एक फुल फ्लैजेड बड़ा बैंक जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, इसके लिए उन्होंने फॉर्म फिल करके दिया है। और देखते हैं आरबीआई आने वाले टाइम में इनको वो अप्रूवल देता है या नहीं। जब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक से फुल फ्लेजेड बैंक बन जाएंगे तो इनके पास और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी बैंक में ग्रो करने के लिए। तो जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन अगर एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी देखें तो ये बैंक भी बहुत ही अच्छी बैंक है, और मैक्सिमम अभी ज्यादा पुरानी लिस्टिंग भी नहीं है, 2017 से लिस्ट हो रखा है। वहां से अच्छा ही परफॉर्मेंस अपने इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स को कमा के दिया है। कोविड में जब क्रैश होने के बाद भी इसने काफी अच्छे से और बहुत तेजी से रिकवर किया था। तो वहां से देखें तो एक ही रेंज में ये बैंक घूम रहा है, लेकिन ये भी एक शानदार बैंक है। और आने वाले टाइम पे जब आरबीआई इनको अप्रूवल दे देगा तो वहां से ये फुल फ्लेजेड बैंक की तरह काम करेंगे, बड़े बैंक्स की तरह। तो ये और भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो उसके बाद इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे लोन्स वगैरह बांटते हैं ज्यादा। तो यहाँ पे भी देखिए, इनका भी सबसे बड़ा हार्ट देखिए, वहां पे तो 57% था, यहाँ पे तो 76-77% जो है ये रिटेल के साथ बैंकिंग सर्विसेज शेयर करते हैं या लोन देते हैं या कुछ भी है। उसका होलसेल में 8% है, ट्रेजरी में 13% है। और लोन ब्रेकअप भी देख सकते हैं यहाँ पे आप, आरजी, बिजनेस बैंकिंग, जीएल, एग्री, व्हील्स, अदर्स। तो सबसे बड़ा हार्ट रिटेल। तो दोनों ही बैंक्स मैंने आपको ऐसे बताए जो रिटेल पे ज्यादा फोकस करते हैं। और फेडरल के पास दो पॉजिटिव पॉइंट है, वो रिटेल में भी है, प्लस गोल्ड लोन में भी उनके पास अच्छा मार्केट शेयर है। ओनली बैंक की मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड के। और एयू स्मॉल फाइनेंस का भी देख लीजिए आप, रिटेल बैंकिंग 76-77% है। अगर आपको मैं 1 मिनट में आपको एचडीएफसी का भी यहाँ पे एक बार दिखाई दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, रिटेल बैंकिंग एचडीएफसी का भी 40% है। तो आप देख ही सकते हैं इनका 40% के आसपास है, तब इसने अपने इन्वेस्टर्स को इतने शानदार परफॉर्मेंस करके दिए, क्योंकि कुछ वर्टिकल्स इन्होंने बाद में नए भी लाए, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ये कम हो गया। पहले इनका भी 50% से ऊपर हुआ करता था। तो ये आप देख ही सकते हैं। उसके बाद ये स्मॉल को मैं दोबारा से एक बार ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद किस तरह के लोन्स ये देते हैं, और लोन ब्रेकअप में देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर में 62%, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में 37%। किस तरह के लोन्स देते हैं, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, लाइट कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर। तो इस तरह के लोन्स भी ये कंपनी बांटती है।
इसके भी नंबर्स वगैरह हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कैसे रहे। 44,000 करोड़ की कंपनी है, तो लगभग मिड कैप कंपनी है दोनों ही। 44,000 करोड़ की है। प्राइस टू बुक देख लिए 3.17, तो थोड़ा सा महंगा बैंक है एज कम्पेयर टू फेडरल। और दोनों का अगर चार्ट पैटर्न में कंपैरिजन देखें तो फेडरल ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इसके अगेंस्ट, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है इसका, पर हाँ बैंक जरूर अच्छी है ये मैं कहूंगा। और आप देख ही सकते हैं इसके कॉम्पिटिटर हाथी हैं सब इतने बड़े बड़े। इसका भी ईयरली परफॉर्मेंस देख लेते हैं सितंबर का, और पिछले सितंबर 2023 में 2531, इस बार 3911। उसके बाद सीधा प्रॉफिट पे जंप कर लेते हैं। सितंबर 2023 का था 402 एंड सितंबर 2024 का है 571। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में काफी अच्छी जंप थी ये ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड क्वार्टरली जून 2024 का भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि काफी अच्छी जंप थी। लेकिन थोड़ा सा कंसर्न ये हुआ था कि इनके जो एनपीएस हैं वो थोड़े से शूट हुए थे। आप ईयरली देख सकते हैं 1.91 के एनपीए जो बढ़ के थे 1.98 हो गए थे, और जून 2024 के 1.78 से बढ़कर 1.98 हो गए थे। इसका सबसे बड़ा कारण जो है इसके नाम में ही आता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये छोटे बिजनेसेस, छोटे लोगों को ज्यादा लोन्स देते हैं, तो वहां पे डिफॉल्ट भी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा रिस्की टाइप के लोन्स भी होते हैं। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार का मैंने आपको बताया अर्जी दी हुई है आरबीआई बैंक में भी, आरबीआई में, कि फुल फ्लेजेड बैंक का इनको लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ बैंक अगर ओवरऑल देखें तो काफी अच्छी बैंक है। उसके बाद अगर ईयरली नंबर्स भी देख लेते हैं तो यहाँ से आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। 2013 से बात कर लेते हैं, 80 करोड़, 92 करोड़, 140 करोड़, 212, 822, 292, 382, 675, 1071, 1130, 1428, 1535, 1820। आप तो कुल मिला के देख सकते हैं इस कंपनी ने भी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट को हमेशा ग्रो करती आई है। कहीं पे भी ज्यादा डिप नहीं आया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिप आया, लेकिन फिर से कम बैक कर लिया इन्होंने, सीधा 1130 पे आया और सीधा 1428 पे अपने प्रॉफिट को लोगे, फिर 1535 पर, और इस बार तो 1820 तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है इस कंपनी की भी। सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हैं 10 साल की 33%, 5 साल की ये है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं मैक्सिमम चार्टर में थोड़े से रिटर्न्स कम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले टाइम पे काफी अच्छा कर सकता है, कि जिस प्रकार से इसका प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। लेकिन स्टॉक प्राइस जो है एक ही रेंज में घूम रहा है। अगर मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ स्मॉल फाइनेंस बैंक का 5 साल का अगर आप चार्ट पैटर्न देखें यहाँ से, तो एक ही रेंज में, कोई रिटर्न नहीं है 2021 से। लेकिन अगर आप 2021 से इनका प्रॉफिट जो देखें तो 1171, 1130, 1428, 1535, 1820, तो प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंसी के साथ इनका बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा ग्रॉस एनपी अगर हम ओवरऑल देखें 2021 से, तो पहले 2021 में 3.16 था जो घटकर 1.98 हुआ है। तो कभी भी ये बैंक शूट हो सकता है मेरे हिसाब से। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, अगेन आपको बार बार ये कह रहा हूँ, ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं ये चीजें स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ। आप ये डेटा खुद भी जाए तो वेबसाइट पे जाके ये जो स्क्रीनर वेबसाइट है इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं खुद से भी। तो आप देख ही सकते हैं कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, डिसेंट परफॉर्मेंस है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम सीधा जंप कर लेते हैं। तो प्रमोटर्स के पास 22-22.5% के आसपास के होल्डिंग है, एफआईएस के पास 40% है, डीआईएस के पास 20 है, पब्लिक के पास 16 है। तो वेल बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का भी है। तो काफी अच्छे ये दोनों ही कंपनियां में दमखम है कि ये आने वाले टाइम पे एचडीएफसी बैंक जैसे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दे सकते हैं। और वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो ये सच में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं एक और चीज अगेन आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको प्राइस को देख के किसी भी स्टॉक को कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है बिजनेस के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं देता, वो तो सिर्फ एक प्राइस है। तो प्राइस को देख के आपको किसी भी स्टॉक को कभी भी सिलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको उसके फंडामेंटल्स, उसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, उसके शेयर होल्डिंग और भी कई पैरामीटर्स होते हैं, उसके बैंक, उसके बिजनेस को देख के ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंड शेयर जरूर करें, एंड
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड इस वाली वीडियो को देखना भी बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।